गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा घास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जो हम टॉपिक लेकर आए हैं आपका जो है वो है क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब इसका अर्थ यह है कि प्रोटीन का संरचनात्मक संगठन क्या होता है और किस तरीके प्रोटीन जो है हमारे शरीर को जो है एक तरीके से ऊर्जा प्रदान करता है और इसका कैसे निर्माण होता है, हम इसका कैसे उपयोग करते हैं, ये हमें किस तरीके ऊर्जा देता है। आज इसके विषय में छात्रों जो है हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं स्क्रीन पर। प्रोटीन संरचना एक एमिनो एसिड श्रृंखला अणु के परमाणुओं के त्रिआयामी व्यवस्था है। इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी प्रोटीन की संरचना है वो एक अमीनो एसिड की श्रृंखला के द्वारा जो है त्रिआयामी, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के बंधों के द्वारा जो है हमारे प्रोटीन का निर्माण होता है, जो कि त्रिआयामी जो है व्यवस्था में वो व्यवस्थित रहता है। फिर उसके बाद प्रोटीन पॉलीमर है, विशेष रूप से पॉलीपेप्टाइड्स एमिनो एसिड के अनुक्रम से बनते हैं, जो पॉलीमर के मोनोमर्स के द्वारा जो है इनका निर्माण होता है। फिर उसके बाद एक एकल एमिनो एसिड मोनोमर को अवशेष भी कहा जा सकता है, जो एक बहुलक की दोहराई जाने वाली इकाई में अंकित करता जाता है। मतलब इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा एकल एमिनो एसिड है वो प्रोटीन के निर्माण में जो है अपना एक मोनोमर को अवशेष को व्यक्त करके उसे प्रदर्शित करता है और उसके बाद एक बहुलक की दोहराई जाने वाली इकाई को वो अंकित भी करता है छात्रों। ठीक है, क्योंकि जो हमारे प्रोटीन का एक श्रृंखला बनता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कई जो है बंध बना के जो है वहाँ पे कई चीज़ों को एक तरीके से अंकित किया जाता है कि जिससे हमें पता चलता है कि जो है कि प्रोटीन निर्माण में जो है हमारा जो अमीनो अम्ल है वो किस तरीके जो है अपना अणु को जो है विस्थापित करके बंध को मेंटेन करके वो प्रोटीन का निर्माण करता है। फिर उसके बाद प्रोटीन संघनन प्रक्रियाओं से गुजरने वाले एमिनो एसिड द्वारा बनते हैं, जिसमें पेप्टाइड बंधन के साथ एक दोहरे जुड़ने के लिए एमिनो एसिड प्रतिक्रिया एक पानी के अणु को खो देते हैं। इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा प्रोटीन संघनन प्रक्रियाओं से गुजरने वाले एमिनो एसिड है वो हमारे प्रोटीन के कई अणुओं को जो है बंध के रूप में बांधे रहती है। अगर वहाँ पे बंध को अगर सही तरीके से न लगाया जाए तो वहाँ पे जो पानी का एक लेयर होता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, जो कि हमारे प्रोटीन के ऊपर वो प्रभाव डालता है जो है। ठीक है, फिर उसके बाद परंपरा के अनुसार जो है 30 एमिनो एसिड के तहत एक श्रृंखला को अक्सर प्रोटीन के बजाय पेप्टाइड के रूप में पहचाना जाता है। अपने जैविक कार्य को करने में सक्षम होने के लिए प्रोटीन कई गैर सहसंयोजक इंटरेक्शन जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिन इंटरेक्शन, वैन डेर वाल्स बल्ब और हाइड्रोफोलिक पैकिंग द्वारा संचालित एक या एक से अधिक विशिष्ट स्थानिक अनुरूपताओं में बदल जाते हैं। आणविक स्तर पर प्रोटीन के कार्यों को समझने के लिए उनकी त्रिआयामी संरचना को निर्धारित करना अक्सर आवश्यक होता है। फिर यह संरचनात्मक जीव विज्ञान के वैज्ञानिक क्षेत्र का विषय है, जो प्रोटीन की संरचना निर्धारण करने के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रियो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और दोहरी ध्रुवीकरण इंटरफेरोमेट्रिक
जैसी तकनीकों को नियोजित करता है। फिर उसके बाद प्रोटीन संरचनाओं का आकार दसियों से लेकर कई हजार एमिनो एसिड तक होता है, जो कि कई प्रकारों में होता है। भौतिक आकार के अनुसार अगर देखा जाए प्रोटीन के अमीनो जो एसिड हैं वो किस तरीके अपने वर्क को जो है ऊर्जा के रूप में पौधों को और क्या कहते हैं जानवरों और मनुष्यों को प्रदान करते हैं, वो हम भौतिक के आकार के अनुसार आपको बता रहे हैं। प्रोटीन को 1 से 100 nm के बीच नैनो कणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। फिर उसके बाद प्रोटीन उप इकाइयों से बहुत बड़े प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए हजारों एक्टिन अणु एक माइक्रोफिलामेंट में एकत्रित होते रहते हैं। जो हमारा माइक्रो फिलामेंट है, इसमें जितने भी हमारे हजारों एमिनो एसिड होते हैं या एक्टिन होते हैं वो धीरे धीरे उसी में इकट्ठा होते रहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटीन संरचना का जो स्तर होता है, प्रोटीन संरचना के 4 अलग अलग स्तर होते हैं। पहला हमारा स्तर है प्राथमिक संरचना, जो प्रोटीन प्राथमिक संरचना होती है। प्रोटीन के प्राथमिक संरचना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो एसिड के अनुक्रम को संदर्भित करती है। प्राथमिक संरचना पेप्टाइड बांड द्वारा एक साथ रखी जाती है, जो प्रोटीन जैव संश्लेषण की प्रक्रियाओं के दौरान बनती है छात्रों। फिर उसके बाद पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के दोनों सिरों को प्रत्येक छोर पर मुक्त समूह की प्रकृति के आधार पर कार्बोक्सिल टर्मिनस सी टर्मिनस और एमिनो टर्मिनस एन टर्मिनस कहा जाता है, जो हमारे जो है बंधों को श्रृंखलाओं को जो है एक टर्मिनक के रूप में जो है वो बंध के रूप में जुड़ाव रखता है। ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटीन का जो टर्मिनल एन होता है वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के दोनों सिरों को जो है प्रत्येक छोर से समूहों से उसे मुक्त कर देता है। फिर अवशेष की गिनती हमेशा एन टर्मिनल छोर NH2 समूह से शुरू होती है, जो वह छोर है जहां एमिनो समूह पेप्टाइड बांड में शामिल नहीं होता है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना प्रोटीन से संबंधित जीन द्वारा निर्धारित होती है। फिर उसके बाद DNA में न्यूक्लियोटाइड का एक विशिष्ट अनुक्रम mRNA में स्थानांतरित किया जाता है। इसे आनुवांशिक कोड का उपयोग करके जीन के अनुक्रम से सीधे पढ़ा जा सकता है, क्योंकि जब पेप्टाइड बंधन बनता है तो पानी का अणु खो जाता है और इसीलिए प्रोटीन एमिनो एसिड अवशेष से बने होते हैं। उसके बाद फास्फोराइलेशन और ग्लाइकोसिलेशन जैसे पोस्ट ट्रांसलेशनल संशोधन को भी आमतौर पर प्राथमिक संरचना का हिस्सा माना जाता है। फिर उसके बाद आता है सेकंड जो संरचना इसकी आती है माध्यमिक संरचना, जो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना होती है उसको हम आपको बतला रहे हैं कि द्वितीयक संरचना वास्तविक पॉलीपेप्टाइड बैकबोन श्रृंखला पर अत्यधिक नियमित स्थानीय उपसंरचनाओं को संदर्भित करती है। फिर उसके बाद 2 मुख्य प्रकार की माध्यमिक संरचना अल्फा हेलिक्स और बीटा स्ट्रैक, जो बीटा शीट इन माध्यमिक संरचनाओं को मुख्य श्रृंखला पेप्टाइड समूहों के बीच हाइड्रोजन बांड के पैटर्न द्वारा परिभाषित किया गया है। अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट दोनों पेप्टाइड बैकबोन में सभी हाइड्रोजन बांड दाताओं और स्वीकर्ता को संतृप्त करने का एक तरीका दर्शाता रहता है, जो कि आपके प्रोटीन के द्वितीयक संरचना में ये सारी प्रक्रियाएं एक प्रोटीन की चलती रहती हैं, जो कि हमें ऊर्जा प्रदान करती रहती हैं। उसके बाद जो है क्या कहते हैं प्रोटीन के कुछ हिस्से क्रमबद्ध होते हैं लेकिन कोई नियमित संरचना नहीं बनते हैं। उन्हें आच्छादित कुंडल के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है जो आपका
प्रोटीन की संरचनात्मक जो संगठन है वो आपका तृतीयक संरचना आती है, जो कि तृतीयक संरचना एक एकल प्रोटीन अणु एक एकल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है द्वारा बनाई गई है, जो कि त्रिआयामी संरचना को संदर्भित करती है। इसमें एक या अनेक डोमेन शामिल हो सकते हैं, जो कि अल्फा हेलिकॉप्टर और बीटा प्लीटेड सीट एक कॉम्पैक्ट गोलाकार संरचना में मुड़े हुए रहते हैं। फिर उसके बाद तह गैर विशिष्ट हाइड्रोफोबिक इंटरसेक्शन पानी से हाइड्रोफोबिक अवशेषों के दफनाने से प्रेरित होती है, लेकिन संरचना केवल तभी स्थिर होती है जब प्रोटीन डोमेन के हिस्से विशिष्ट तृतीयक इंटररिएक्शन जैसे नमक पुल हाइड्रोजन बांड द्वारा जगहों में बंद हो जाते हैं। मतलब जो श्रृंखलाएं छात्रों जो है हमारी हाइड्रोजन बांड और कार्बन बांड से जुड़ाव लेता है वो कभी कभार उसे जो है बंद हो जाता है। फिर उसके बाद साइड चेन और डाइसल्फाइड बांड की तंग पैकिंग साइटोसोलिक प्रोटीन में डाइसल्फाइड बांड बेहद दुर्लभ होते हैं। उसके बाद आता है जो तीसरा आपका प्रोटीन संरचनात्मक संगठन आता है चतुर्धात्विक संरचना। प्रोटीन की चतुर्धात्विक संरचना कैसे किस तरीके त्रिआयामी जो है प्रोटीन के निर्माण में सहयोग करता है, अपनी संरचना को जो है व्यक्त करता है। चतुर्धात्विक संरचना त्रिआयामी संरचना है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तिगत पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का एकत्रीकरण होता है, जो एकल कार्यात्मक इकाई के रूप में कार्य करती है। परिणामी मल्टीमर को द्वितीयक संरचना के समान गैर सहसंयोजी अंतःक्रियाओं और डाइसल्फाइड बांडों द्वारा स्थिर किया जाता है। कई संभावित चतुर्धात्विक संरचना संगठित होती हैं, जो कि आपके प्रोटीन संरचना के चतुर्धात्विक संरचना में ये चीज़ें पाई जाती हैं। उसके बाद दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड के कॉम्प्लेक्स को मल्टीमर्स कहा जाता है और जो अलग अलग सब यूनिट से बने होते हैं। प्रोटीन संरचना में डोमेन रूपांकन किस तरीके किया जाता है। प्रोटीन डोमेन में दिखाई गई दो प्रोटीन संरचनाएं एक सामान्य डोमेन पीएच डोमेन साझा करती है, जो फास्फेडिटी लियोनोसिटाल 345 ट्राइस्फाफेस्ट बाइंडिंग में ये चीज़ें शामिल होती हैं छात्रों। उसके बाद प्रोटीन को अक्सर कई संरचनात्मक इकाइयों से मिलाकर वर्णित किया जाता है। इन इकाइयों में डोमेन रूपांकन और तह शामिल होते हैं। इस तथ्य के बावजूद जो है यूकैरियोटिक प्रणालियों में लगभग 1 लाख अलग अलग प्रोटीन व्यक्त होते हैं। बहुत कम अलग अलग डोमेन संरचनात्मक रूप से तह को बनाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो डोमेन है वो हमारे प्रोटीन की संरचनात्मक संगठन को एक बांड के रूप में और डोमेन के रूप में जो है बांधे रहती है और अपनी क्रिया को करते रहते हैं जो है। फिर उसके बाद संरचनात्मक जो डोमेन होता है, एक संरचनात्मक डोमेन प्रोटीन की समग्र संरचना का एक तत्व है जो स्वस्थिर होता है और अक्सर बाकी प्रोटीन श्रृंखला से स्वतंत्र रूप से मुड़ता रहता है, मतलब ये फोल्ड होता रहता है। कई डोमेन एक जीन या एक जीन परिवार के प्रोटीन उत्पादों के लिए अद्वितीयक नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार के प्रोटीन दिखाई देते हैं। डोमेन को अक्सर नाम दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, क्योंकि वे जिस प्रोटीन से संबंधित होते हैं उसके जैविक कार्य में मुख्यतः शामिल होते हैं, क्योंकि प्रोटीन टायरोसिन फास्फेट डोमेन और C2 डोमेन जोड़ी को एक बांड में जो है उसे पिरोए रहती है छात्रों जो है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि संरचनात्मक और अनुक्रम रूपांकनों में कैसे जो है हमारे प्रोटीन क्रिया करते हैं। संरचनात्मक और अनुक्रमिक रूपांकन प्रोटीन त्रिआयामी संरचना या एमिनो एसिड अनुक्रम के छोटे खंडों को संदर्भित करते हैं, जो बड़ी संख्या में विभिन्न प्रोटीनों में पाए जाते हैं। सुपर सेकेंडरी संरचना द्वितीयक प्रोटीन संरचनाओं में एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पर कई माध्यमिक तत्व हो सकते हैं। उसके बाद सुपर सेकेंडरी संरचनात्मक माध्यमिक संरचना तत्वों के एक विशिष्ट
संयोजन को संदर्भित करते हैं। जैसे बीटा अल्फा बीटा इकाइयों पर हेलेक्स टर्न हेलेक्स मोटिव का जो है एक बांड जो है बना रहता है। फिर उसके बाद प्रोटीन तह हमारा आता है, प्रोटीन फोल्ड सामान्य प्रोटीन वस्तुकला को संदर्भित करता है। जैसे हेलेक्स बंडल, बीटा बैरल, रॉसमैन फोल्ड या प्रोटीन डेटाबेस के संरचनात्मक वर्गीकरण में प्रदान किए जाते हैं। फिर उसके बाद प्रोटीन गतिकी और गणनात्मक जो संयोजन करते हैं वो हम आपको बतला रहे हैं कि प्रोटीन स्थिर वस्तुएं नहीं होती हैं बल्कि संगठनात्मक मतलब गणनात्मक अवस्थाओं के समूह को आबाद करते रहते हैं। इन अवस्थाओं के बीच संक्रमण आमतौर पर नैनो स्केल पर होते हैं और इसे कार्यात्मक रूप से प्रासंगिक घटनाओं जैसे एलोरेस्टिक और एंजाइम कैटोरिसिस से जोड़ा गया है। प्रोटीन की गतिशीलता और गणनात्मक परिवर्तन प्रोटीन को कोशिकाओं के भीतर नैनो स्केल जैविक मशीनों के रूप में कार्य करते हैं की अनुमति देते हैं, जो कोशिकाओं के अंदर के कार्गो को नाभिक की ओर ले जाता है और एक्सोनेमल धड़कन पैदा करता है। लचीले लिंकर उनके द्वारा जुड़े मोबाइल प्रोटीन डोमेन को उनके बंधन को भर्ती करने की अनुमति देता रहता है, जो प्रोटीन का मुख्यतः के द्वारा ही ये चीज़ें संभव हो सकती हैं छात्रों। फिर उसके बाद आता है कि दो मुख्य संयोजन मॉडलिंग दृष्टिकोण को संयोजन बंध दृश्य को कैसे प्रदर्शित करते वो हम आपको बतला रहे हैं कि प्रोटीन को अक्सर अपेक्षाकृत स्थिर द्वितीयक संरचनाओं के रूप में माना जाता है, जो अन्य प्रोटीन के साथ बातचीत से प्रभावित होने या एंजाइमी गतिविधि के एक भाग के रूप में गणनात्मक परिवर्तनों का अनुभव करते हैं। उसके बाद प्रोटीन की स्थिरता के अलग अलग डिग्री को हो सकती है और कुछ कम स्थिर ओरिएंटक आंतरिक रूप से अव्यवस्थित प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन स्थिर द्वितीयक संरचना के अभाव में अपेक्षाकृत अव्यवस्थित अवस्था में मौजूद और कार्य करते हैं। प्रोटीन संयोजन फाइलें एक प्रोटीन का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसे एक लचीले संरचनात्मक वाला माना जा सकता है। इन फाइलों को बनाने के लिए यह निर्धारण करना आवश्यक है कि सैद्धांतिक रूप से संभावित विभिन्न प्रोटीन संरचनाओं में कौन सा वास्तव में मौजूद प्रोटीन है, कौन जो है मौजूद प्रोटीन नहीं है, क्योंकि एमिनो एसिड जो है उस प्रक्रिया को जो है प्रदर्शित करता है कि हमारा प्रोटीन किस तरीके का जो है एक तरीके से जो है प्रसरण कर रहा है, जो है चाहे वो हमारे क्या कहते हैं शरीर हो या चाहे जो है जानवरों का हो चाहे पौधों का हो, किस तरीके प्रोटीन हमारा सर्व कर रहा है वो हमारा एमिनो एसिड के त्रिआयामी बंधों द्वारा ही हमें पता चल सकता है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद एक दृष्टिकोण प्रोटीन डेटा पर कंप्यूटेशनल एल्गोरिदम को लागू करना है ताकि एक एन सिंबल फाइल के लिए अनुरूपताओं के सबसे संभावित सेट को निर्धारित करने का प्रयास किया जा सके। प्रोटीन एन सिंबल डेटाबेस के लिए डेटा तैयार करने की कई विधियां हैं जो दो सामान्य पद्धतियों में आती हैं, जैसे पुल हो गया, आणविक गतिशीलता हो गया, दृष्टिकोण हो गया जो चित्र और चित्रण में किया जाता है। फिर पुल आधारित दृष्टिकोण को यादृच्छिक अनुरूपताओं का एक विशाल पुल है बनाने के लिए प्रोटीन के अमीनो एसिड अनुक्रम का उपयोग करता है, जो कि प्रोटीन अपने कई जो है एनसिम्बल डेटाबेस के द्वारा जो है अपने पुलों और आणविक गतिशीलता के दृष्टिकोण से चित्रण के द्वारा उसे प्रदर्शित किया जाता है छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।